चलिए तो आज बच्चों हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, जो कि फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, और यहीं से मैग्नेटिज्म की स्टार्टिंग होती है, रिलेटिव मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से ही। इसके बाद फिर हम लोगों ने हम लोग जैसा कि पीछे चलते आ रहे हैं, तो ये सबसे स्टार्टिंग चैप्टर है, पर मैग्नेटिज्म का सबसे लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली पार्ट में एंट्री लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 3 पार्ट में से पहला पार्ट है इफेक्ट ऑफ करंट पार्ट 1, जिसके अंदर हम यहाँ पे जो 8 टॉपिक है इसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब इन 8 टॉपिक्स में सबसे पहले है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जिसको सबसे पहले ओरेस्टेड ने दिया था, तो इसलिए इन्हीं का नाम आता है। दूसरे नंबर पे एम्पियर स्विंग रूल, इस पर बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने का है। ठीक है, तीसरा है मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल, ये तो बहुत सिंपल है, क्लास 10th में आपको मैग्नेटिज्म जब आप पढ़े होगे तो वहाँ पर बताया जाता होगा। ठीक है, ज़्यादा समझने लगेगा। नेक्स्ट है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल का मतलब जो मैक्सवेल ने राइट हैंड थंब रूल दिया था पता लगाने के लिए कि मैग्नेटिक का जो मतलब कि मैग्नेटिक की जो फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा, उसके बारे में उन्होंने सबसे पहले बताया था। उसके बाद बायोट सावर्ट लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा दो इसको। ठीक है, अक्सर हर साल लगभग किसी न किसी तरीके से बायोट सावर्ट को इंक्लूड कर लेता ही है पेपर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करिंग कंडक्टर, यानी कि बहुत लॉन्ग अगर कंडक्टर है हमारे पास तो उससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड, किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, जिसमें हेल्प किसका लेंगे, बायोट सावर्ट का ही हेल्प लेंगे, क्योंकि यही प्रिंसिपल है मैग्नेटिक इफेक्ट करंट में। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बस बताया था कि था और बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करा था, लेकिन बायोट और सावर्ट ने मिलकर बाकायदा इसके ऊपर एक एक्सप्रेशन डिड्यूस किया। एक्सप्रेशन बहुत इजी है, डेरिवेशन बहुत आसान है। ठीक है, और अच्छा खासा इफेक्टिव भी है, तो इसीलिए हर लगभग सभी फॉर्मूलाज के अंदर बायोट सावर्ट का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, आगे अगर डिस्कस करें हम लोग तो नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड और सर्कुलर लूप। अगर सर्कुलर लूप बन जाए तो उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, सेंटर पे या फिर किसी अदर पॉइंट पे। और आखिरी आता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड, यानी कि किसी भी सोलेनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा उसको भी हम इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर हम लोग जानेंगे, और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट जानेंगे और फिर थर्ड पार्ट। इसके बीच में कई सारे ऐसे टॉपिक्स होंगे जो सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इन पे बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान नहीं देना है, हम लोग को सिलेबस वाले फोकस करना है, क्योंकि जो आपके सामने है वो नीट लेवल के हिसाब से आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हो, तो आफ्टर एग्जाम आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है, तो इसको सबसे पहले ओरेस्टे ने बताया था 1820 में, और इन्होंने कहा था कि जब भी किसी कंडक्टर से आप करंट पास करवाओगे ना तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और इसी प्रॉपर्टी को और फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब जैसा कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से पहले जानते हैं लोग इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, तो अगर थोड़ा सा इस पर फोकस करें केवल इफेक्ट ऑफ करंट पे, तो इफेक्ट ऑफ करंट टोटल कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है आपका हीटिंग, दूसरे नंबर पे है मैग्नेटिक, और तीसरे नंबर पे आता है केमिकल। ठीक है, तो 3 इफेक्ट्स ऑफ करंट होते हैं, हीटिंग, मैग्नेटिक और केमिकल। हीटिंग का मतलब कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करोगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हीट, तो हीटिंग इफेक्ट। जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करोगे तो क्या होगा, मैग्नेटिज्म यानी मैग्नेटिक इफेक्ट। और जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करोगे तो कुछ केमिकल सीन हो जाएगा, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस, नाम सुने हो। तो इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कौन जिम्मेदार है, इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं रहेगी तो केमिकल में ब्रेक कैसे होगा, तो इसीलिए एक इफेक्ट ऑफ करंट हमारा केमिकल भी आता है। तो केमिकल वाले को आप पढ़ते हो केमिस्ट्री के चैप्टर 2 में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो वो पूरा का पूरा फिनोमेना इसी पे इफेक्ट ऑफ करंट पे ही क्या करता है, डेवलप करता है। ठीक है, बाकी मैग्नेटिक और हीटिंग, मैग्नेटिक हम देख ही रहे हैं फिजिक्स में, और हीटिंग जनरली हम लोग एक का टॉपिक कवर करेंगे जब हम इलेक्ट्रो वाले पार्ट में आएंगे, यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक स्टैटिक में आएंगे, तो वहाँ पे हम लोग हीटिंग को थोड़ा सा ध्यान देंगे। बहुत डिटेल नहीं है, डिटेल जो है वो 10 में है, मतलब जो फोकस करना है। 12th में उतना ज़्यादा फोकस वाली पार्ट नहीं है, वो साइड लाइन की बातें हैं। ठीक, चलो, तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, यानी जब भी एन इलेक्ट्रिक करंट जब भी प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक इफेक्ट, द स्पेस अराउंड द कंडक्टर कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। बस में नेक्स्ट है ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, तो जो मैंने बोला ना वही एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया, और उसको देखने के लिए उन्होंने कंपास का उपयोग किया। किसका उपयोग किया, कंपास। जो कंपास क्या होता है, तो मैग्नेटिक कंपास जो हमें बताता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कौन सा है।
ठीक है। तो ये था हम लोग का क्या कहते हैं ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, जिसको इन्होंने कब दिया था 1820 में दिया था। ओके, समझ में आया ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं वो आएगा हमारा रूल्स टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करने के लिए किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। उसके लिए बहुत सारे रूल हैं, जैसे स्विमिंग रूल हो गया, कॉर्कस्क्रू रूल हो गया, थंब रूल हो गया, पर इन सब पे इतने रूल को दिमाग में रखोगे तो दिमाग में हो जाएगा लोचा, ठीक, और आप हो जाओगे कंफ्यूज। सभी रूल्स में ना जो डायरेक्शन पता करने वाला है उन सभी पे फोकस नहीं करना है, बस एक आध पे, ठीक है। वो एक आध में कौन है, तो ये आता है राइट हैंड थंब रूल जो मैक्सवेल का है, ठीक है। ये बहुत आसान है और आराम से पता चल जाता है कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है, हाँ आसान है। तो मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, तो मान लो एक कोई कंडक्टर, इस कंडक्टर से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मैक्सवेल ने बोला था कि अपना राइट हैंड निकालने का और जो थंब है उसको करंट डायरेक्शन में रखो, ठीक है, जिधर से करंट जा रहा है, और जब अपना तुम हाथों कर्ल करोगे ऐसे, तो ये क्या बताएगा आपको, ये बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये डायरेक्शन है कैसे, तो इसको पता लगाना पड़ता है। तो पता लगाने के लिए क्या तरीका है, तो सबसे पहले आप घड़ी लो, घड़ी अगर आपके पास है वॉच, तो उस पर ऐसे रखो, ऐसे रख के देखोगे तो ये घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में घूम रहे हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और अगर नीचे करंट होता तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हम पता लगाते हैं आसान तरीके से राइट हैंड थंब रूल, जो कि बहुत आसान है, मतलब आराम से, आपको कोई डाउट नहीं, दिमाग में कोई टेंशन नहीं लेने का, कैसे कैसे क्या करूँ, क्या घुमाऊँ क्या नहीं घुमाऊँ, ठीक है। तो ये था राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल का उपयोग बहुत जगह है, ठीक है, बहुत जगह आप राइट हैंड थंब रूल का भी उपयोग करके काम क्या कर सकते हो, चला सकते हो, ठीक है। तो अभी क्या है, आज अभी हम लोग बात करेंगे बायोट सावर्ट लॉ, अगला, ठीक है। बायोट सावर्ट लॉ क्या है, तो बायोट और सावर्ट क्या थे, दो साइंटिस्ट थे, दोनों ने मिलके एक नियम दिया, उस नियम का नाम क्या है, बायोट और सावर्ट, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ेगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एलिमेंट के बराबर होता है, यानी किस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड चेक कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा बड़ा पॉइंट, बड़ा लेंथ होगा तो कम दिखेगा, छोटा लेंथ होगा तो ज़्यादा दिखेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एंगल पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन्वर्सली डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे, जो कि बहुत ही जेन्युइन बात है। जैसे जैसे किसी पॉइंट से दूर होते जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी उसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये वाला बात है। तो ये ऐसे करके 4 पॉइंट निकले, जब इन चारों पॉइंट को कंबाइन किया गया तो बना फॉर्मूला dV इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जब ये प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो यहाँ पे आता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, हाँ के की वैल्यू है। तो फिर यहाँ पे आपको फॉर्मूला बनता है फाइनली dV इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पे के म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, बस के रख सकते हो आपकी इच्छा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक वैल्यू है 10 का पावर -7, ठीक है, जो इसकी वैल्यू है। तो आप के रखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई रखो। अगर आप कहीं के रख रहे हो ना पेपर में, तो वहाँ पे साइड में लिख दो, जैसे के आपने यूज किए थे, यहाँ पे साइड में लिख दो ना कि के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। तो इससे क्या हो जाता है कि जो चेक करने वाला है उसको थोड़ा इतना होता है कि हाँ आपको मालूम है, बस ऐसे ही आपने हवा में तीर नहीं चलाया, बात समझे। चलो आगे बात करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट टाइम बायोट-सावर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी कि ये जो बायोट-सावर्ट है इसका वेक्टर फॉर्म क्या है, यानी इसको वेक्टर में कैसे जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले सीन है कि वेक्टर में इसका फॉर्मूला होता है dV इज इक्वल टू के आई dl क्रॉस r बाई आर क्यूब, जहाँ पे ये वेक्टर फॉर्म में जाता है, ठीक है। तो कभी भी आपको किसी भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है ना, तो आपको क्या चाहिए, आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए। अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म नहीं रहेगा आप निकाल नहीं पाओगे, बात समझे। आपके पास वेक्टर फॉर्म नहीं रहेगा तो आप निकाल नहीं पाओगे। जैसे अगर आप गौर करोगे, ये अगर एक तार है और ये करंट एलिमेंट है और यहाँ से आई फ्लो हो रहा है, और हमको इस पॉइंट पे पता लगाना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है,
उस जगह पे P पॉइंट पे कैसे लगाएंगे, तो हम यूज करेंगे मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल। कैसे यूज करेंगे, तो इस करंट को क्या ले जाएंगे, इस करंट डायरेक्शन में क्या ले जाएंगे हम, I ले गए, और फिर तो यहाँ पे क्रॉस का मतलब क्या है, इनटू द पेपर। अभी अगर हम लोग इस साइड चेक करें तो गौर करोगे ये हो जाएगा करंट और ये क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है। तो बाहर के लिए हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट। क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट। तो डॉट का मतलब आउट ऑफ द पेपर, पेपर से आउट हो रहा है, और क्रॉस का मतलब इनटू द पेपर। तो आप देख सकते हो इट इज इमर्जिंग डॉट, इट इज एंटरिंग क्रॉस। तो ये था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बात समझ में आई। और जो डीएल है वो करंट एलिमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, करंट एलिमेंट, जो कि कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, जिसका एक डायरेक्शन होता है। समझ में आया। तो ये था हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ। और जो वैल्यू है म्यू नॉट की वैल्यू, या म्यू नॉट 4 पाई करोगे, म्यू नॉट 4 पाई यहाँ पे कर दोगे तो यहाँ से 4 पाई हट जाएगा, तो 10 का पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर आप इसका वैल्यू वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। ये म्यू नॉट 4 पाई की वैल्यू है, के की वैल्यू है, हाँ 10 का पावर -7, ठीक है। तो ये था हम लोग के पास बायोट सावर्ट लॉ का कंप्लीट इससे मतलब आसान है ये, एकदम खटक से दिमाग में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। यानी कि अगर कोई स्ट्रेट वायर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हमको कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है ये बताओ, तो हमको मैग्नेटिक फील्ड चेक करना है बी पॉइंट पे, ठीक है। और ये स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें करंट किधर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बिल्कुल कितने का फॉर्मेशन हो रहा है, 90 डिग्री का। और ये है हमारा करंट एलिमेंट जहाँ से लिया है। तो अब करंट एलिमेंट से हम बी पॉइंट पे क्या पता लगा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो दोनों पता लगाएंगे, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो मैग्नीट्यूड पता लगाने के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वो है हमारे पास फिक्स है। किसका फॉर्मूला लगाएंगे, बायोट सावर्ट का, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम यहीं से पता लगाएंगे, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे, डायरेक्शन हम पता लगाएंगे इसी के वेक्टर फॉर्म से, हाँ या ना। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो जैसा कि साइन थीटा देख रहे हो ना, और देखो कहाँ पे थीटा का फॉर्मेशन हो रहा है, करंट एलिमेंट से और वायर के बीच में। तो एक ट्रायंगल बन रहा है, आप गौर करोगे, ये वाला यहाँ से पॉइंट, यहाँ से पॉइंट और यहाँ से पॉइंट, एक ट्रायंगल बन रहा है ना आपके सामने। इस ट्रायंगल में अब गौर करोगे तो ये 90 डिग्री है। तो होता है ना साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो के हिसाब से, ठीक है। तो ये बताओ कि इसमें परपेंडिकुलर क्या है, ए, और हाइपोटेनस क्या है, आर। तो यहाँ पे आ जाता है ए बाई आर, और इस ए बाई आर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस फाई। क्योंकि जब हम यहाँ पे एंगल लगाएंगे ना, ये वाला, कौन सा वाला, ये एंगल लगाएंगे, क्या नाम है इसका, फाई। तो अगर यहाँ पे कॉस लेंगे तो कॉस का फॉर्मूला होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेनस। और बेस जब यहाँ पे पढ़ेंगे तो बेस क्या बनाएगा, ए, और हाइपोटेनस क्या बनाएगा, आर। यानी कि हम साइन थीटा को कॉस फाई के बराबर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब गौर करोगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू ए अपॉन कॉस फाई, ठीक, यहां तक हो गया। इस इक्वेशन को पिन कर देंगे। उसके बाद अगला बात करेंगे, टैन लेंगे। टैन फाई का मतलब क्या होता है, तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फाई है तो परपेंडिकुलर क्या है, क्या है परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो गौर करो, आई है परपेंडिकुलर, ठीक है। और बेस कितना है, आई नहीं है बच्चे, एल है, लेंथ है, ठीक है, आई नहीं है, एल है, लेंथ है, आई है कि एल है, एल है। गौर करो यहाँ पे देखो एल ही है, ठीक है, लेंथ है ये। तो ये लेंथ और ये क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा उस केस में, ए। तो tan थीटा इज इक्वल टू, कंडीशन बन गया। अब आगे L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए tan फाई। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे,
डिफ्रेंशिएट। तो करेंगे तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा dl/d⁵, क्योंकि d⁵ के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, a, और tan फाई का होता है sec स्क्वायर फाई, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर फाई, और साथ में d⁵ कहाँ से गया है, नीचे से, ठीक है, ये sec स्क्वायर है ना, और इसको भेज दिया हम इसके पास, तो ये एक इक्वेशन हमारे पास जनरेट हो गया। बात समझे? समझे कुछ? अब देखो, अब जो अभी dl लाए हैं हम लोग, अभी tan फाई लाए हैं, अभी r की वैल्यू आए हैं, सब इसके अंदर क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें जो कटने वाला रहेगा उसको कटा देंगे, जो पीटने वाला होगा उसको पिटा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब वैल्यू हम उसमें से इंटीग्रेट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग होल कंडक्टेज ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग लिमिट्स -φ1 से φ2, यानी गौर करो ये क्या है, φ1 है, और ये क्या है, φ2। अब φ1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फिनिटी को, और φ2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो हम एक इन्फिनिटी से दूसरे इन्फिनिटी तक की बात करेंगे, हाँ या ना। तो वहां से हम लोग लिमिट रखा, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो वैल्यू आएगी b = I/4πa sin φ1 प्लस sin φ2। क्योंकि गौर करोगे कि cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, cos का इंटीग्रेशन होता है sin, क्या होता है, sin। तो इस केस में sin आ गया हमारे पास। बात समझ में? अब इतने के बाद केस आता है, ठीक है। केस क्या आता है, इफ φ1 = 90 एंड φ2 = 0। पहला केस φ1 = 0, φ2 = 90। दूसरा केस इफ φ1 एंड φ2 बोथ = 90, यानी कई सारे कंडीशन यहाँ पे हम लोग के बनते हैं, उस हिसाब से आप इसमें वैल्यू पुट करोगे और ये सॉल्व होके आपको दिखाता रहेगा, ठीक है। और इनके जो सीन होता है ना, इनका जो एक्सप्रेशन होता है, इसी की मदद से हम लोग क्या निकालते हैं, इसी की मदद से केस निकालते हैं, और केस ही क्वेश्चन के फॉर्म में आता है। जो इनके केस होते हैं ना, यही केसवाओं को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ देता है पेपर में, ठीक है। अब देखो कैसे पूछता है, देखते हैं इसके आगे केस दिया होगा। देखो यहाँ पे स्ट्रेट वाइज इनफाइनाइटली लॉन्ग, जैसा कि स्ट्रेट वाइज इनफाइनाइटली लॉन्ग है, उस केस में φ1 φ2 वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/2, पुट कर दोगे तो होगा b = μ0I/2πa। ये होगा मैग्नेटिक फील्ड किसका, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का। अब देखो b में म्यू क्या है, कांस्टेंट, I देख लो क्या है, सिंग फिक्स रहता है, मतलब हम फिक्स रहेंगे तो फिक्स वैल्यू देगा, 2π बचा क्या, a। तो जो b है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, a है। तो ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेसिप्रोकल ग्राफ दिमाग में रख लो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। बात समझे? तो ये था हमारे पास आपके सामने वैल्यू, और यहाँ पे भी हम मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल लगा के पता लगा लेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर है कि आउट ऑफ द पेपर है। बात समझ में? कोई डाउट? थोड़ा सा आप इसको घर पे देखोगे ना, ध्यान दोगे तो और भी चीजें क्या हो जाएंगी क्लियर, क्योंकि एक बार हम लोग इसको कर चुके हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी हम लोगों ने समय दिया था, ठीक है। जहाँ जहाँ जिन जिन चैप्टर में समय दिए हम लोग, उन चैप्टर को जब आप रिकॉल करोगे तो देखोगे तो आपको इसको रिकवरी करने में समय लगेगा। जानते हो रिकवरी करने में समय कहाँ, यहाँ पे समय कम दिया गया है उसको, और जिसको रिकवरी बढ़िया से, तो हम एक एक टॉपिक वाइज डेली पढ़े हम लोग, उसको रिकवरी करने में समय नहीं लगेगा, एकदम तुरंत आएगा दिमाग में, समझ गए। चलो, तो उसके बाद आता है हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो देखो अगर कंडक्टर ऊपर की तरफ है तो मैक्सवेल का रूल लगाओ, तो बनेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। और कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ है तो क्या बनेगा, क्लॉकवाइज। बात समझे, हाँ या ना। नेक्स्ट हम लोग आएंगे, ये देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे याद है ये हम लोग के टाइम में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। और कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो चुके थे, बताए ना आप लोग अपने सर्कमस्टांसेस। पेपर के दौरान क्या हुआ था, पहले एडमिट कार्ड छूट गया था, उसके बाद अब एकदम कॉन्फिडेंस गया तेल लेने, जबकि मैं गेट के बाहर एकदम आराम से सब पढ़ रहे हैं, मैं घूम रहा हूँ उस पर। जब सब अंदर गए आराम से तो मैं परेशान हो गया था पापा ले गए वापस एडमिट कार्ड गाड़ी से गाजीपुर।
नहीं नहीं, क्लास में जाके बैठ चुके थे, लेकिन एक होता है ना, एक स्ट्रेस हो जाता है, और यही सब चीज़ों से बचना होता है एग्जाम के टाइम में। एंट्री मिल गई? एंट्री तो अब स्कूल के संग जाओगे तो एंट्री नहीं मिलेगी। स्कूल के सारे बच्चे लगे हुए हैं, हम भी उसी में हैं, तो एंट्री क्यों नहीं मिलेगी, ये बताओ, समझे? चलो आगे बात करें। तो आगे देखेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड टू सर्कुलर लूप कैरिंग करेंट एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। यानी कि हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये इसको बोलेंगे सेंट्रल, और इस सेंटर से जो एक्स जाता है उस पे जब कहीं पता कर उसको बोलते हैं एक्सियल लाइन। ठीक है, यानी तो सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप एक और केस है, ये मैं कहता ना केस वाली बात कर रहा था। तो यहाँ से एक्सिस गया, और इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन पूछा था और मैं इसमें कुछ और लिख के आया था। हाँ ठीक है, तो यही मैं कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ये है और इसके बाद वाला दोनों इंपॉर्टेंट है। अब दोनों में ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा पढ़ने का थोड़ा सोचना आता है। पूछा था यही कि एक्सियल लाइन पे कितना होगा, पर दिमाग खराब हो गया था, तो हम लोग इसको करके मैं चला आया कि सेंटर पे कितना होगा। ठीक है, तो ये होता है, ऐसे घटनाएं घटती हैं, इसीलिए पेपर को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, और जब पेपर कंप्लीट हो जाता है तो एक बार चेक भी जाता है कि मैंने सारे क्वेश्चंस किए हैं कि नहीं किए हैं, नहीं पता चला एक पल में छोड़ दिए पूरा होता है ये भी, बच्चे एक्साइटमेंट भूल जाते हैं कि इसके पीछे भी क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए दिमाग एकदम कंसंट्रेटेड रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये है इसका रेडियस, ये है इसका करंट एलिमेंट, सेम किस इधर, जो ऊपर से करेंगे वही सेम नीचे से करेंगे। अब टेंजेंट में कितना डिग्री एंगल बनता है, 90। करंट है, हाँ या ना, ठीक, करंट है आपका एंटी क्लॉकवाइज, और यहां से उस पॉइंट की दूरी कितनी है, x, और करंट एलिमेंट से उस पॉइंट की दूरी कितनी है, r, और जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, फाई। ठीक, और फाई एंगल बन रहा है तो यहाँ पे भी क्या बनेगा आपका फाई, तो यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक होगा डीवी का, डीवी कॉस फाई और डीवी साइन फाई। कॉस फाई क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। साइन फाई आपस में क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, और ये प्रोसेसिंग आगे बढ़ेगा। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है the plane of the coil is considered perpendicular to the plane of diagram such that direction of magnetic field can be visualized on the plane of the diagram। तो हम यहाँ पे आराम से मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, यहाँ पे करंट देख सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं। एकदम सेम डिट्टो फिगर आपको बनाना पड़ेगा एकदम पेपर में भी, ठीक है। नहीं बनाओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है आपका बायोट-सावर्ट लॉ, dv इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, और dv इज इक्वल टू म्यू नॉट आइडियल अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। जब इसको और क्या करेंगे हम, रेशनलाइज करेंगे तो वैल्यू मिलेगी, क्यों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है वहां पे 90, तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, काम खत्म हो गया साइन का, ठीक है। इस वजह से हमको वैसे दिन मिलेगा, क्योंकि देखो साइन 90 की वैल्यू कितनी है 1 है। बात समझे, क्या हो गया, एक बार और करें, लो कुछ और हो गया, आगे का चला गया, ठीक है। ये नेक्स्ट है द सेमी वर्टिकल एंगल मेड बाय लूप टू द एंगल, मजा आ रहा है तो चलो ठीक है। तो dv की वैल्यू कितनी है 90, जो कि अभी हम लोगों ने ऊपर कंफर्म किया। अब dv को रिजॉल्व करेंगे तो cos और sin दो कंपोनेंट बनेगा, कितना है 2 कंपोनेंट, cos और sin, और दोनों में से cos अपने आप को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे, क्योंकि अपोजिट हैं। sin अपने आप जुड़ जाएंगे। sin जुड़ने के बाद गौर करो, यहाँ पे हम लोग sin का क्या बना रहे हैं, यहाँ पे बोलो, साइन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अगर गौर करोगे इसमें तो हमने एक छोटा सा क्या लिया है, यहाँ पे छोटा सा क्या लिया है, एक एलिमेंट लिया है उस पूरे लूप का। अब हमको अगर पूरे लूप का इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, वैल्यू सॉल्व की, और जो जो वैल्यू उसमें आएगी, आई तो आई है, साइन जो फाई है,
साइन फाई की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाँ या ना? तो उसके हिसाब से हम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आर भी चेंज होगा। आर कैसे चेंज होगा गौर करोगे यहाँ पे, तो आर की वैल्यू कितनी है देखो, तो आर आर है ना, पर आर को लिख क्या सकते हो? पाइथागोरस देखो, अगर आर पता करो तो कितना होगा, तो आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया ना मैटर? यही वाली बात हो रही थी। अब यहाँ पे साइन फाई गौर करोगे तो साइन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? ए अपॉन हाइपोटेनस कितना है? आर। आ गया कि नहीं आ गया? अब आर की वैल्यू हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बस यही सब चीजों को आसान तरीके से हमको क्या करना है, उसके अंदर पुट करना है। तो दिमाग एकदम क्रिस्टल क्या रहना चाहिए? क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, अब देखो उसी में वैल्यू पुट किए इसकी, फिर जो इसको इसका पावर 1 इसका पावर 1/2 बेस सेम पावर ऐड सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने एक इक्वेशन आएगा कौन सा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन, ठीक है, अपॉन ए म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर ब्रैकेट 3/2। यहाँ पे केस बनेगा, ठीक, व्हेन a इज मच मच ग्रेटर देन x। अब इसका क्या मतलब है कि जब a की वैल्यू x के मुकाबले बहुत क्या हो? बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, बहुत बड़ी हो। इसका मतलब कि जो x को क्या कर देंगे हम? नेगलेक्ट कर देंगे, तो उस समय एक केस बनेगा, ठीक। और दूसरा केस जब x की वैल्यू a से क्या हो? बहुत बड़ी हो, तो उस केस में a को क्या कर देंगे हम? निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। और वो केसेस आप यहाँ पे देख सकते हो, एट द सेंटर x कितना हो जाएगा? 0। उस केस में b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2a। मैंने ये किया था, ठीक है, हाँ। और जब ये दूसरा केस है कि उससे बड़ा हो, तो उस केस में b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई a स्क्वायर बाई 2x क्यूब। ये सवाल वो पूछा था, नीचे वाला पूछा था, मैंने ऊपर वाला किया था। बात समझे? तो ये समझ की बात है। अब देखो यहाँ पे देखो ग्राफ बन गया, देखो ग्राफ का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्राफ हर जगह चेपना है एकदम, ग्राफ के लिए चुकना नहीं है, ठीक है। जहाँ मौका मिले बना दो, जहाँ मौका मिले फिगर बना दो, एकदम भर दो, एकदम लगे कि आर्ट्स का पेपर है, फिजिक्स का नहीं है, ठीक है। ये ग्राफ का नाम नहीं होगा? ये ग्राफ पूरा कंप्लीट हुआ है ना, तो बस आधा करो, अगर आधा तुम यहाँ से यहाँ तक गौर करोगे इसमें, तो ध्यान से देखो, वो डिक्रीजिंग ग्राफ है, मतलब सबसे पहले इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ने से फिर क्या हो रहा है? वैल्यू घट रही है, हाँ, बढ़ने से घट रही है। तो ये सिमेट्रिकल ग्राफ है, मतलब एक का सिमेट्री दूसरा है, मतलब मिरर कह सकते हो, मिररिंग ग्राफ कह सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास एट द सेंटर ऑफ द लूप, ठीक है, कि लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो अभी जस्ट पता चला है ना कितना होगा, अभी जस्ट पता ना, केस किए हैं हम लोग, तो यही मैं करके आया था। देखो ध्यान से देखो इसको, यही एकदम सेम, ठीक है, इसी को करके आया था। और पता नहीं नंबर मिला कि नहीं मिला। देखो इसमें भी क्या करना है आपको, इस केस में देखो dv इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला है आपका, कौन सा फॉर्मूला है? बायोट-सावर्ट लॉ है, हाँ या ना। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90, काम खत्म साइन की वैल्यू, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे सामने वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई ए आर कॉन्स्टेंट। इसको कॉन्स्टेंट कर देंगे तो डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा? 2πa बनेगा, ठीक है। जो कट रहा है कटा देंगे, जो पिट रहा है पिटा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। किसी भी सोलेनॉइड के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूले में क्या है कि आप देखो, सोलेनॉइड होता है कि जैसे लूप होता है इंसुलेटेड कॉपर वायर का, अब वो एक्ट कैसे करता है, तो वो एक बार मैग्नेट की तरह क्या करता है? एक्ट करता है, ठीक है। और मतलब कि ये लूप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड केस आता है कि अगर कोई लूप है, ठीक है, और उस लूप में एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या मिलेगा हमको? नॉर्थ मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉर्थ मिलेगा। और कोई लूप है अगर वो क्लॉकवाइज जा रहा है तो क्या मिलेगा? साउथ। हाँ, तो ये आ गया, कई जगह आएगा, ठीक है, बहुत जगह पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास खत्म, ठीक है। ये था हम लोग का फर्स्ट पार्ट।
ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो गया समाप्त। अब हम बात करेंगे सेकेंड पार्ट। बंद करो।